मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो जो इसको समझता है वो डेफिनेटली पैसा कमाता है, और जो इसको नहीं समझता है वो यहाँ पे पैसा लूज करता है, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस। ओके, सो गाइज लेट्स गेट द डिस्कशन स्टार्टेड। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, वुड यू प्रेफर टू टेक 10,000 rupees right now today itself or 1 year later? If I'm giving you 10,000 rupees right now, option number A, I am giving you 10,000 rupees after 1 year. Which option will you prefer? I think most of the students will be preferring the option number first, that give us the 10,000 rupees right now. And why do we do so? Because there are so many reasons. It can be inflation. The value of 10,000 rupees जो आज है वो एक साल बाद नहीं होगी, इन्फ्लेशन की वजह से, राइट। से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये की वैल्यू आज 10,000 है, पर आफ्टर 1 year इट विल बी लेस। सी फॉर एग्जाम्पल 6% का इन्फ्लेशन है तो इसकी वैल्यू 6% से यहाँ पे गिर जाएगी, 600 रुपये से गिर जाएगी, तो ये 9,400 रुपये की कुछ परचेसिंग पावर बच जाएगी, राइट। सो सर क्या ऐसा होता है एक्चुअल में 10,000 रुपये क्या 9,400 रुपये बन जाते हैं? 10,000 ही रहते हैं, बट उनकी परचेसिंग पावर 6% से गिर जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। फिर कंजम्पशन, अगर आज आपके पास है तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, आज अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आज आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप उससे रिटर्न कमा सकते हो। प्लस आज जो है वो है, कल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि यार आज मिल रहा है ले लो, क्या पता कल मिले ना मिले, राइट। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्चुअल में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बनता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमको आज ही पैसा मिल जाए, बिकॉज द मनी दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ इज फार मच मोर वैल्यूएबल देन द मनी दैट विल बी द सेम मनी दैट विल बी गेटिंग आफ्टर सम ईयर्स, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की। सो देखो, मेरी एक SIP चल रही है, ठीक है। मान लो मेरी एक 10,000 रुपये महीने की SIP चल रही है, और मुझे लगता है कि 20 साल के बाद जब मैं 20 साल तक वो SIP भर दूंगा तो एक एक्स अमाउंट बन जाएगा, मान लो 1 करोड़ बन जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो आज मैं कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँ? 1 करोड़ रुपये बना रहा हूँ। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 करोड़ रुपये तो फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 20 ईयर्स, राइट। मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपये आज इन्वेस्ट किए, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपये आज इन्वेस्ट किए, फ्यूचर में ये 5 लाख रुपए बन जाएंगे, 10 साल बाद 5 लाख रुपए बन जाएंगे। सो यहाँ मैं बैठ के फ्यूचर की वैल्यू जब कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 15% से बढ़ा लूँगा मेरा पैसा, सही है ना। तो 1 लाख रुपए पे पहले 15%, फिर 15%, फिर 15%, ऐसे करते करते मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, सही है। सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, व्हाट वी आर यूजिंग इज कंपाउंडिंग टेक्निक, राइट। हम क्या यूज कर रहे हैं? कंपाउंडिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल मुझे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ऑन रिटायरमेंट आई बी गेटिंग 1 करोड़ रुपी। सो आज इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 करोड़ रुपी टुडे? ये तो 20 साल बाद मिलेंगे, 30 साल बाद मिलेंगे, 40 साल बाद मिलेंगे, पर इसकी आज वैल्यू क्या है ना। 1 करोड़ की वैल्यू आज क्या है? सो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग। मतलब मैं फ्यूचर की वैल्यू से आज की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दैट इज डिस्काउंटिंग। तो क्योंकि अब मुझे डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, वाई? आज अगर 1 करोड़ मिलते तो क्या बात थी, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो उनकी परचेसिंग पावर काफी कम हो जाएगी, सही है। सो कंपाउंडिंग कब करते हैं? जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो। डिस्काउंटिंग कब करते हैं? जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है, कंपाउंडिंग जब करेंगे तो क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो कंपाउंड करो ना भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ने वाली है आगे से आगे, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैथमेटिकली ये इसका फॉर्मूला होता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड। सो 1 साल के लिए तो 1 साल आएगा एन में, 2 साल के लिए तो n2 हो जाएगा, 5 साल के लिए तो n5 हो जाएगा। सिमिलरली जब आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर आपको 20 साल बाद 1 करोड़ मिल रहे हैं तो अभी तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, अभी तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। अरे ये तो 20 साल बाद मिल रहे हैं ना, राइट। 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या बच जाएगी? आज के कंपैरिजन में अगर हम उसको निकालना चाहें तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू।
सो यहाँ मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आई विल बी टेकिंग फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है साइन के, तो इसलिए ये फॉर्मूला चेंज हो गया है। एक में आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो और एक में आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव 500 रुपीज एज ऑफ नाउ। तो अगर मैंने 500 रुपये आज इन्वेस्ट कर दिए और मान लो 10% का रिटर्न मैं कमा पा रहा हूँ, तो साल के एंड में कितने हो जाएंगे मेरे पास, 500 प्लस 10%, राइट। तो ये 550 हो जाएगा। सही है ना। अब एक साल के लिए और इन्वेस्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 10%, तो 550 प्लस 10% तो 605 रुपये हो जाएंगे, राइट। इस तरह से चलता है और इसी तरह से मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मुझे डायरेक्ट सेकेंड ईयर की वैल्यू चाहिए तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% रेस टू द पावर 2 करूंगा अगर इसको, तो कितना आ जाएगा मेरा, 605 आ जाएगा। सही है, ये हमारी कंपाउंडिंग होती है। और अगर डिस्काउंटिंग करनी है तो सेम चीज़ है, उसके अंदर आप फॉर्मूले के अंदर डिवीजन के अंदर लगा दोगे। मतलब मान लो 605 रुपये अगर आपको 2 साल बाद मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, ये आप करोगे तो आपको वापस 500 मिल जाएगा, राइट। सो ये आपका डिस्काउंटिंग हो गया। दिस इज योर कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। अच्छा, अभी समझते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला था, राइट। मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला था, ये समझते हैं। ओके, सो मान लेते हैं एक बार के लिए कि मैं हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। क्या, आई इन्वेस्ट 20,000 रुपीज एवरी मंथ इन अ SIP। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब हर महीने मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये कटते हैं और एक इन्वेस्टमेंट में जमा हो जाते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट में जमा हो जाते हैं। सो अभी रिटर्न के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा 13% अप्रोक्सीमेट का रिटर्न है। ठीक है, गलती से 13.1% हो गया है। ठीक है, 13% भी मान लोगे तो लगभग सेम चीज़ ही आनी है। सो 13.1% का मेरा यहाँ पे रिटर्न है एस्टिमेटेड, और मेरा टाइम पीरियड कितना है, 10 साल है। तो ऐसे हर महीने, ठीक है, ये मंथली है, हर महीने अगर मैं 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता चले जाऊँगा तो मेरी टोटल वैल्यू विथ रिटर्न्स बन जाएगी 47 लाख रुपीज़। 47 लाख रुपीज़, सही है। सो 10 साल के अंदर मैंने 47 लाख रुपीज़ बना लिए, वो भी सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते करते। बट अब मान लो मैं 10 साल की जगह 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता, मतलब मैं मेरा इन्वेस्टमेंट चलने देता, 10 साल की जगह मैं इसको 20 साल चलाता हूँ, तो आपको क्या लगता है ये फंड कितना हो जाना चाहिए? 47 लाख का डबल हो जाना चाहिए, ट्रिपल हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, क्या बताते हो आप? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये फंड लगभग कितना हो जाना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। और आपको जान के एकदम शॉक लगेगा कि ये 20 ईयर्स के बाद यही 20,000 रुपये महीने की SIP मंथली इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाता है, राइट। सो ये 47 लाख रुपीज़ से 2 CR बन जाता है सिर्फ 10 साल का टाइम पीरियड बढ़ाने से। सिर्फ 10 साल का टाइम पीरियड बढ़ाने से, तो टाइम पीरियड डबल किया, उससे अमाउंट डबल नहीं हुआ, अमाउंट तो 4x हो गया। अमाउंट तो कितना हो गया, 4x हो गया। अच्छा, एक और एस्टिमेशन लगाते हैं कि अगर मैं 20 की जगह 30 साल इन्वेस्ट करता तो ये 2 करोड़ का अमाउंट कितना बन जाता? वो 2 करोड़ का अमाउंट 7 करोड़ 67 लाख रुपीज़ बन जाता। तो कहाँ पे 47 लाख, कहाँ पे 2 करोड़, और कहाँ पे यहाँ पे 7.67 करोड़, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो टाइम एलिमेंट होता है वही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है ना। ज़्यादा रिटर्न को चेस करने की जगह अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे किसी मैजिक से कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसको क्या बोला था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको समझ में आता है वो अर्न करता है, जिसको नहीं समझ में आता वो ज़िंदगी भर पे करता है। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि EMIs कैसे वर्क करती है, लोन्स कैसे वर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमको इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है, सही है। सो टाइम पे इन्वेस्टमेंट चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम पे EMIs को एक्स्ट्रा पे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नहीं तो आपके कंपाउंडिंग जो है, देखो 2 चीज़ें होती है। जब आप अपनी वेल्थ बना रहे हो तो आपको कंपाउंडिंग पे ध्यान देना पड़ता है, पर जब आप कोई लोन चुका रहे हो तो उसकी डिस्काउंटिंग पे ध्यान देना पड़ता है। सो आई ऑलवेज से कि कंपाउंड योर वेल्थ बट डिस्काउंट योर एक्सपेंसेस।
राइट। सो यही ये पूरा कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो कि फाइनेंस का बिल्कुल बेसिक पार्ट बन जाता है। आज जो पैसा आपके पास है दैट इज मच मोर वैल्यूएबल इफ यू as compared to the money that you are getting in the future, right, as compared to the same amount of money that you are getting in the future. आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।